आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 2 दिसंबर 2021। तो गाइस आज है तारीख 2 दिसंबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सांभर सॉल्ट लेक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 1998 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, पंचायती राज को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया भारत के अंदर अक्टूबर 1959 में, लेकिन इसको कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे ऑप्शन दिए गए, ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी केरला या फिर डी कर्नाटका। इनफैक्ट आप लोग को ये भी बताना है, देखो इसमें से एक स्टेट तो है ही, लेकिन उस स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इसको लॉन्च किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, वो डायरेक्टली आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो सर्च करना। डेफिनेटली बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से जाकर आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। हुआ क्या है, नवंबर के महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो सर्ज हुआ, मतलब कि जीएसटी कलेक्शन काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया। और यहाँ पर यह बताया गया कि इनफैक्ट नवंबर के महीने का जो कलेक्शन है वो अभी तक का सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन देखने को मिल रहा है सिंस 2017, क्योंकि आपको मालूम होगा जीएसटी को हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके थे 2017 के अंदर। उसके बाद से अभी तक का दूसरा सबसे हाईएस्ट कलेक्शन देखने को मिला है, जो कि 1,30,00,000 को क्रॉस कर चुका, मतलब 1,30,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो है 1,31,526 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर कलेक्शन हुआ है नवंबर 2021 के महीने में। और फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल के नवंबर के महीने से तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल तो काफ़ी बुरी हालत थी और हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिला था। यह हम लोगों ने रेगुलरली कवर किया है। उसके बाद ये एक पिक्चर दी गई है जिसको आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर एक ग्राफ है जिसमें बताया गया, ये ऑरेंज कलर के जो बार्स हैं यहाँ पर डेटा है 2021 का, और जो ये ब्लू कलर के बार्स है यहाँ पर डेटा है 2020 का। तो आप लोग लगातार देख पा रहे होंगे ऑरेंज वाले बार्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2021 के अंदर जीएसटी का कलेक्शन हर महीने काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है, और नवंबर के महीने में भी काफ़ी हद तक हम लोग को कलेक्शन देखने को मिला। फिर उसके बाद इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि कहाँ कहाँ से कलेक्शन आया है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। देन उसके बाद अब आपको पढ़ना होगा जीएसटी के बारे में। देखो अभी तक बहुत सारे एग्जामिनेशंस हुए, जीएसटी जब से लॉन्च हुआ है इसके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके नेचर के बारे में, जो कि डुअल जीएसटी का नेचर है, जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है जीएसटी काउंसिल को लेकर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखना, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ और उसको अच्छे से सुनते हुए चलना। पहली चीज़, यहाँ पर जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब जीएसटी को लेकर आए तो यहाँ पर बाकी सारे जो टैक्स है वो हमारे खत्म होते हुए नजर आए। जीएसटी के अंदर क्या बोला गया, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और यहाँ पर अलग अलग रेट्स डिसाइड किए गए। मतलब ये जो टैक्स है इसके अंदर 5% का एक रेट रखा गया, देन उसके बाद 12%, देन 18%, देन उसके बाद 28%। मतलब कि जो सबसे सस्ता सामान होगा, ठीक है, उस पर 5% जीएसटी लगेगी। जो सबसे महंगा सामान होगा, जो लग्जरी आइटम्स होंगे, लग्जरी कार्स वगैरह हैं, उस पर 28% जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो ये टैक्स इस प्रकार से डिसाइड किया गया था।
तीसरा क्वेश्चन, अब ये सारा जो डिस्कशन है जीएसटी को लेकर, हम देखते हैं बहुत सारी डिस्कशन होता रहता है, बहुत सारी मीटिंग्स बैठाई जाती हैं, ये सब कहाँ पर होता है? तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल है। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में सारी बातें कहाँ पर मेंशन्ड है? वो है आर्टिकल 279A के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 279A हमें प्रोवाइड करवाता है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो बनाई जाती है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस काउंसिल की जो चेयरमैन होती हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि आज के टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमन, वो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन देखने को मिलेंगी। और फिर इसके अंदर जो ये काउंसिल होता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के देख पाओगे ऑफिसर्स हुए, देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में बैठकर डिस्कशन करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन्ड है? आर्टिकल 279A के अंदर मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। तीसरी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जीएसटी के अंदर आप देख पाओगे इसका जो नेचर है वो डुअल जीएसटी देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक सीजीएसटी लागू होती है और एक एसजीएसटी लागू होती है। उसके बाद यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है आईजीएसटी का। तो आखिरकार क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन यहाँ पर ये काम कैसे करते हैं ये आप लोग को समझना होगा। सबसे पहली चीज़, मान लो हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, ठीक है। यूपी के अंदर आपने यहाँ पर कोई भी व्यापार किया या कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो वहाँ पर जीएसटी लग गई। मान लो अभी हम बात करें सिर्फ यूपी की, तो यूपी के अंदर जब जीएसटी लगी तो किस प्रकार से लगी? मान लो आपने यहाँ पर व्यापार किया और उस पर 18% का जीएसटी लग रहा है। अब 18% का जीएसटी लगा है तो वो कैसे बटेगा? तो वो इस प्रकार से बटेगा कि यहाँ पर जो 9% है वो सीजीएसटी के पास जाएगा और बाकी जो 9% है वो एसजीएसटी के अंदर जाएगा। मतलब कि जो 9% टैक्स है वो हमारी केंद्र सरकार रखेगी और बाकी जो 9% है वो हमारी राज्य सरकार रखेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीएसटी का ये वर्किंग देखने को मिलती है, इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जब भी यहाँ पर व्यापार हो रहा है, जब भी आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो इस प्रकार से जीएसटी को हैंडल किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी मैंने, वो है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या है? जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि मान लो आप यूपी से ट्रेड कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है? तो यहां पर आईजीएसटी लगता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। ये कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट थे जो कि आप लोगों को बहुत पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी बार मैं बताता रहता हूँ। अब ये हर बार आर्टिकल आता रहता है तो यहाँ पर ये याद रहता है। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा पढ़ते हैं तो याद रहता है, अब आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैं बार बार पढ़ाता रहता हूँ तो मुझे ये चीज़ें रट चुकी हैं, तो वैसे ही आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी हद तक ध्यान में होंगी अगर आप लोग डेली बेसिस पर यहाँ पर वीडियो देख रहे हो और काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। आपको मालूम होगा कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट निकल चुका है ओमिक्रॉन, और काफ़ी हद तक यहाँ पर फैलता हुआ नजर आया है। आज के टाइम पर इसने बहुत सारी चिंता पैदा कर दी है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि भाई सारी कंट्रीज मिलकर अपने हेल्थ सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये तहलका मचा सकता है अगर इसको रोका नहीं गया तो। उसके बाद अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट प्लान वगैरह था इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लाइट्स वगैरह है इसको ज़्यादा ना चलाया जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये जो वायरस है ये कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। आज के टाइम पर बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये वायरस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों से सिंपल सा, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये कौन से कंट्री के अंदर सबसे पहली बार देखने को मिला था? तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस कंट्री का नाम ज़रूर बताना। और ऐसी चीज़ें यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकें, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएंट के बारे में चर्चा की गई। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट अगले ही पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे चर्चा की गई है जो एनसीआर है, बेसिकली नेशनल कैपिटल रीजन है, जो ड्राफ्ट एनसीआर रीजनल प्लान है इसको पब्लिश करने वाले हैं ताकि हम लोगों का फीडबैक मिले। अब ये प्लान क्या था आपको मालूम होगा, एक ड्राफ्ट रीजनल प्लान तैयार किया गया है 2041 तक का। वो प्लान ये है कि जो एनसीआर है बेसिकली इसके साइज को घटा देंगे। देखो एनसीआर अलग है और एनसीटी अलग है। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये अलग है। एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन है, बेसिकली एनसीआर के अंदर बहुत सारे एरियाज और भी आते हैं, तो इस रीजन को छोटा करने के बारे में चर्चा की गई है इस पूरे प्लान के अंदर। तो ये प्लान क्या है मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ, बस खाली ध्यान से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको सुनते रहना है। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में ये आर्टिकल चर्चा में था क्योंकि जो नेशनल कैपिटल रीजनल प्लान बोर्ड है, बेसिकली एनसीआरबीबी जिसको बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पर इसी प्लान को अप्रूव किया था और बताया कि भाई बिल्कुल इस प्लान को आगे बढ़ाओ और जो एनसीआर है उसके साइज़ को घटाओ। अब यहाँ पर एनसीआर के साइज़ को कम करने के बारे में क्यों चर्चा की गई है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एनसीआर का मैप देख लो।
आज के टाइम पर एनसीआर कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। एनसीआर के अंदर लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एनसीआर के अंदर दिल्ली तो है ही, दिल्ली के अलावा आपको ये और भी बहुत सारे रीजन देखने को मिलेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रीन वाले हैं ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर एनसीआर के अंदर में आते हैं। ये जो ऑरेंज वाले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हरियाणा के हैं, ये सब भी यहाँ पर एनसीआर में आते हैं। और ये जो ब्लू वाले डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे होंगे ये राजस्थान के हैं, अलवर और यहाँ पर भरतपुर, ये भी यहाँ पर एनसीआर के अंदर में आते हैं। लेकिन अब इस पूरे एक तरीके से एनसीआर के रीजन को छोटा करने के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ से क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट्स को बाहर निकाला जाएगा, एनसीआर रीजन को छोटा बनाया जाएगा, ऐसा यहां पर बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ये चीज़ छोटी होगी तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पॉलिसीज़ को हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, सारी चीज़ें अच्छे से चला पाएंगे। क्योंकि अभी एरिया बड़ा होते जा रहा है, आप देख पाओगे लगातार एनसीआर वाला रीजन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसको अभी रोकने की ज़रूरत है, प्लस अब इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सही से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, बड़ी चीज़ें सही से हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब यहाँ पर इसको कम कर देंगे तो बाकी जो पार्ट्स होंगे उस पर तो स्टेट अपना ध्यान देगा, लेकिन यहाँ पर जब सिस्टम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को बढ़ा पाएंगे, डेवलपमेंट वगैरह बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये मेन मकसद यहाँ पर रखा गया है। ओके, तो बताइए यहाँ पर इसको किस प्रकार से छोटा किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको यही समझना है। मान लो यहाँ पर राजघाट वाला एरिया है, मैं मान लो कह रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर राजघाट वाला एरिया है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि राजघाट से 100 किलोमीटर तक का जो रेडियस है उसके अंदर का एनसीआर रीजन कहलाएगा। मतलब यहाँ पर मान लो राजघाट वाला रीजन है, अब इसका जो रेडियस है बेसिकली यहाँ पर 100 किलोमीटर तक का जो ये एरिया होगा, 100 किलोमीटर तक के अंदर के जो भी यहाँ पर पोर्शंस आएंगे वो एनसीआर के अंदर कहलाएंगे। बाकी सारे बाहर वाले रीजन वो सब अलग हो जाएंगे, बाकी सारे वो स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स ही कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया जोग्राफिकल साइज को किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर एक सर्कुलर रीजन रखा जाएगा, राजघाट से 100 किलोमीटर तक का रेडियस तक तैयार किया जाएगा। दिल्ली के अंदर राजघाट है, वहाँ से 100 किलोमीटर तक का एक एरिया डेवलप किया जाएगा। उसी एरिया के अंदर यहाँ पर क्या होगा, जो भी रीजन होंगे वो सब एनसीआर के रीजन कहलाएंगे। तो इसके बारे में एक आइडिया रखना है। एनसीआर के अंदर आज के टाइम पर 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और दिल्ली पूरा का पूरा इसी के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बोला गया, इससे क्या होगा, देख पाओगे जो स्टेट्स हैं बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि यहाँ पर एनसीआर के अंदर पावर्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। एनसीआर के अंदर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग काफ़ी हद तक डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि अभी एरिया काफ़ी बड़ा है तो प्रॉपरली यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। और अभी क्या हुआ कि इसी प्लान को लेकर जो ये ड्राफ्ट था बेसिकली, इसको क्या होगा, इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे हम लोग फीडबैक के लिए, ताकि जो सिटीजन है बेसिकली उनकी क्या राय है वो भी हम लोग ले सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया। तो एक छोटा सा आर्टिकल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आता है, वो ये है जो बीजेपी का अलाय है AIADMK। ठीक है, इसका जो MPs हैं यहाँ पर आप कह सकते हो अभी डिबेट को रोका है डैम सेफ्टी बिल को लेकर। अभी जो डैम सेफ्टी बिल है इसको मूव किया गया राज्यसभा के अंदर, और ये जो बिल है बेसिकली 2021 वाला है। आपको मालूम होगा विंटर सेशन चल रहा है, बिल्स के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो डैम सेफ्टी बिल 2021 को मूव किया गया राज्यसभा के अंदर वेडनेसडे में, यानी कल के दिन ये काम किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अभी डिबेट वगैरह नहीं रखी गई है कि डिबेट वगैरह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा अभी पार्लियामेंट के अंदर एक और बहुत बड़ा इशू चल रहा है ओपोजिशन पार्टीज वाला। वो क्या है कि अभी हमने 12 MPs को सस्पेंड किया है, तो उसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्टिंग वगैरह जारी है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सरकार है वो डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं। फिलहाल वो मुद्दा अलग है। अभी हम बात करें तो इस बिल को राज्यसभा में मूव करवा दिया गया है, अभी कोई डिबेट वगैरह नहीं हुई है। तो यहाँ पर जल्दी से अभी आने वाले टाइम पर इस बिल को लेकर चर्चा होने वाली है। लेकिन इसको लोकसभा ने पूरी तरह से अप्रूव कर दिया, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि इसके अंदर जो एक तरीके से लोग अपोज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बिल को अपोज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इस बिल को अपोज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब डैम सेफ्टी बिल आएगा तो इससे तमिलनाडु को काफ़ी खतरा हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पर तमिलनाडु के पास बहुत सारे डैम्स हैं जो कि अलग अलग राज्यों के अंदर लोकेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो, जब से सबसे जो टॉप के डैम है वो है मुल्लापेरियार डैम, आपको मालूम होगा। उसके बाद यहाँ पर है परम्बिकुलम, उसके बाद यहाँ पर एक और है पेरूवारीपल्लम, और भी बहुत सारे डैम्स हैं जो कि अलग अलग राज्य में हैं, लेकिन इन डैम्स को तमिलनाडु ऑपरेट करता है। तो अगर यहाँ पर डैम सेफ्टी बिल आएगा तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं,
और उसके बाद यहाँ पर इन डैम के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर तमिलनाडु काफ़ी हद तक दबता हुआ नजर आएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अपोज किया जा रहा है इस बिल को, और बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो बिल है बेसिकली इसके रिगार्डिंग एक डिबेट होनी चाहिए। और अभी यहाँ पर आप देख पाओगे ये बिल भी काफ़ी चर्चा में आने वाला है आने वाले टाइम पर। अब यहाँ पर जो डैम सेफ्टी बिल है इसके अंदर आखिरकार क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 2, 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो ये जो बिल है बेसिकली इसने यहाँ पर बोला है, इस बिल के अंदर जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहला फीचर तो यह है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। जो ये बांध होते हैं इसकी सेफ्टी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। और वो जो कमेटी होगी इसको चेयर करने वाला कौन होगा, एक चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल वाटर कमीशन के, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, एक चेयरपर्सन होने वाले हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के, वो यहाँ पर इस पूरे कमेटी को चेयर करेंगे। इस कमेटी का मेन काम क्या होगा, इस कमेटी का मेन काम होगा डैम के फेलियर को रोकना, जो भी बांध होते हैं इसके फेलियर्स वगैरह को रोकना, और प्लस डैम को हम लोग और किस प्रकार से सेफ बना सकते हैं उसके रिगार्डिंग सजेशंस को देना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इस बिल के अंदर एक और चीज़ मेंशन होगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को बनाया जाएगा। ये जो बिल है ये फोकस रखेगा कि इस अथॉरिटी को हम लोग सेटअप करेंगे, और इस अथॉरिटी को सेटअप करा जाएगा, और इसको यहाँ पर हेड करने वाले एक ऑफिसर होंगे, ठीक है, जिनकी जो रैंक है वो लगभग एडिशनल सेक्रेटरी की तरह यहाँ पर रैंक होने वाली है। तो मतलब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति यहाँ पर इसको हेड करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगा इसका भी मेन काम क्या होगा, डैम की सेफ्टी को लेकर ध्यान रखना, और इसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर चलना। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट होती हैं तो तमिलनाडु की काफ़ी हद तक कमर कस जाएगी, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु को अफेक्ट हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु इसको अपोज करता हुआ नजर आएगा। प्लस इस बिल के अंदर ये भी बोला गया, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा जो कि क्या काम करेगा, जो कि डैम की निगरानी रखेगा, इस पर दस्तक मारेगा, इनको इंस्पेक्ट करेगा, या उसके बाद यहाँ पर डैम का जो मेंटेनेंस होता है इसको देखेगा, इसका डैम का जो भी डेटाबेस होता है उसको तैयार करके रखेंगे, और हमेशा चेक करते रहेंगे कहीं डैम को कोई खतरा तो नहीं है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर होने वाले हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो डैम ओनर्स होगा उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी होगी कि भाई यहाँ पर कुछ यूनिट वगैरह दो ताकि इस डैम की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जा सके। मॉनसून सेशन के बाद यहाँ पर डैम को चेक किया जाएगा, मॉनसून सेशन से पहले डैम को चेक किया जाएगा, डैम के अंदर कोई खराबी तो नहीं आ चुकी है, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक से पहले अर्थक्वेक के बाद, यहाँ सभी जगह पर इस डैम को अच्छे से देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया है जिसकी वजह से आने वाले टाइम पर परेशानी हो। तो इस प्रकार से डैम की सेफ्टी के ऊपर काम करने वाले हैं। अब क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। डैम की सेफ्टी में कहोगे चैलेंजेस क्या होंगे यार, देखो बहुत चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज तो यह है, भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम है, ठीक है। भारत तीसरे नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज़्यादा डैम देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर लगभग 5745 रेजर्वॉयर्स है हमारे कंट्री के अंदर, जिसमें से 293 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। आप कह सकते हो लगभग अप्रॉक्स 300 के आसपास जो डैम है वो 100 साल से ज़्यादा पुराने आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो एज है 25%, जो हमारे जितने भी डैम है इसके 25% की जो डैम है इनकी जो उम्र है, यानी कितने पुराने हो चुके हैं, 50 से 100 साल यहाँ पर ये पुराने हो चुके हैं। तो हमारे पास डैम तो हैं लेकिन बहुत सारे बहुत पुराने हो चुके हैं। तो इसकी वजह से कंसर्न यही पैदा होता है कि डैम कहीं टूट ना जाए, डैम कहीं कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स कर जाएगा तो इससे बर्बादी बहुत होगी। फिर उसका यहाँ पर बोला गया अभी तक 40 डैम्स कोलैप्स कर चुके हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक गुजरात के अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, उसकी वजह से भी बहुत सारे डैम्स कोलैप्स हुए थे। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। देन उसके बाद इसी वजह से यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात है कि भाई डैम की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पर भारत के अंदर डैम बहुत सारे देखने को मिलेंगे और डैम काफ़ी पुराने देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है डैम सेफ्टी बिल। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता दी हैं इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना तो इसमें इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आपको अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, जो कि मेरा काम है। मैं हर बार यहाँ पर ये काम करता हूँ, जिसकी वजह से ये वाला वीडियो सभी वीडियो से मतलब जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें करना क्या होता है, आर्टिकल पढ़ना होता है, इसके रिगार्डिंग स्टैटिक पोर्शन को हमें कनेक्ट करना होता है, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ डैम सेफ्टी बिल किस प्रकार से हमारे कंसर्न पैदा हो सकता है, या फिर डैम सेफ्टी बिल किस प्रकार से इंप्लीमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे के रीजंस अब आपके पास हैं, आप लोग इसको बहुत आराम से लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। इसी पेज पर यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है,
चर्चा की गई है जो बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है, मतलब बटरफ्लाई की प्रजाति है, ये लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। लगभग 156 स्पीशी कहाँ पर रिकॉर्ड करी गई, पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर इसको देखने को मिली है। इतनी स्पीशी रिकॉर्ड करी गई हैं। यहाँ पर बताया गया लगभग आप कह सकते हो 326 प्रजातियाँ मिली हैं बटरफ्लाई की। और ये जो बटरफ्लाई है बेसिकली ये इंक्रीज होती हुई नजर आई हैं, ये प्रजातियाँ बढ़ती हुई नजर आई हैं, ऐसा बताया गया। और ये जो पूरा पूरा का पूरा सर्वे है ये कंडक्ट किया गया था, और इस सर्वे को कंडक्ट किया है केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी तिरुवनंतपुरम ने। ठीक है, यहाँ पर 4 दिन का सर्वे चला, इन्होंने ये सर्वे चलाया। इसमें बताया कि जो बटरफ्लाई जो तितली हैं इनके यहाँ पर जो प्रजाति है ये काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आई है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आई है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया 326 प्रजाति में से सबसे ज़्यादा प्रजाति 156 हैं, और ये रिकॉर्ड करी गई हैं कहाँ पर, ये रिकॉर्ड करी गई हैं केरला के अंदर। ठीक है, मतलब सभी केरला के अंदर रिकॉर्ड करी गई है, लेकिन यहाँ पर ये जो ज़्यादातर हैं वो जो पीची वजानी वाइल्ड लाइफ है इस वाले एरिया में रिकॉर्ड करी गई हैं। ये जो पीची वजानी वाइल्ड लाइफ आपको डिवीजन देखने को मिलेगा ये केरला के अंदर ही है, यहीं पर सबसे ज़्यादा स्पीशी देखने को मिली हैं। उसके बाद बताया गया आज के टाइम पर जो बटरफ्लाई है इसमें से जो सदर्न बर्डविंग होती है, सदर्न बर्डविंग नाम है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली तितली है। उसके बाद एक दूसरी तितली है जिसका नाम है ग्रास जेवल, ये सबसे ज़्यादा कम पाए जाने वाली तितली है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का नाम एक आइडिया रख सकते हो इसके बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, और ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर केरला के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ये बटरफ्लाई की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। और ये स्टडी कंडक्ट करी गई, ये सर्वे 4 दिन का चला। इस सर्वे के अंदर क्या क्या बताया गया आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। सेंचुरी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी स्पीशीज़ पाई गई हैं, ये हमारे लिए कुछ खास नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारी स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं, ये भी हमारे लिए खास नहीं है। स्पीशीज़ का अगर नाम याद रखना है तो इन्हीं दोनों स्पीशीज़ के नाम याद रखना है, एक सदर्न बर्डविंग का नाम याद रखना है और ग्रास जेवल का याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में। देखो पहले भी यहाँ पर कमेंट आया हुआ था बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल हमें समझा दो, लाइफ साइकिल के बारे में समझ में नहीं आता। तो देखो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती कैसी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो आज आर्टिकल इनफैक्ट आ चुका है, तो आप मतलब चांस भी मिला है, मुझे याद भी था, एक कॉमेंट देखा था मैंने, तो मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ जो कि काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाला है। तो बताएं आप लोगों को बटरफ्लाई कैसे पैदा होती है, मतलब बनती कैसे बटरफ्लाई। तो उसके पीछे का पूरा प्रोसेस आपको समझना है। सबसे पहली बार आप देख पाओगे एक पत्ता है ये, ठीक है, एक लीव है। इस लीव पर क्या होगा, जो बटरफ्लाई है वो एग देगी, एक अंडा देगी, और वो जो अंडा है काफ़ी दिन हो जाएंगे उस अंडे को काफ़ी दिन होने के बाद वो अंडा टूटेगा। अंडा टूटेगा तो इसमें से एक यहाँ पर कैटरपिलर बाहर निकल कर आएगा जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं। ये लार्वा इस अंडे में से बाहर निकलेगा और लार्वा क्या करेगा, यहाँ पर इस प्रकार से पत्ते को खाना शुरू करेगा, और पत्ते को खाते खाते थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, साइज़ में बड़ा होता रहेगा। कुछ दिन बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जब इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो लार्वा क्या करेगा, यहाँ पर इस पत्ते को पूरी तरह से खाने के बाद ये पेड़ की टहनी से चिपक जाएगा। कैसे, जो लार होती है ना, बेसिकली जो सलाइवा होता है उसकी मदद से यहाँ पर क्या होगा, ये लार्वा चिपक जाता है। अब पेड़ में चिपक जाएगा और अपने आप को इस पूरे पोजीशन में रख लेगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपा, तो इस पोजीशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद अब ये पूपा बन गया, अब इसी प्रकार से ये देखने को मिलेगा, ये जम गया। अब काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर इसमें से इस प्रकार से बटरफ्लाई निकल कर आती है, आप लोग को मालूम होगा। तो पूपा में से बटरफ्लाई निकल के आती है, आप लोग को मालूम ही होगा, ये आप लोग पिक्चर देख सकते हो क्लियरली। तो क्या होता है, पत्ते पे से क्या हुआ, अंडा गिरा, अंडे में से यहाँ पर कैटरपिलर निकला, अंडे को खाया उसने, पत्ते को खाया, पत्ते को खाने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे, ये आप लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसने यहाँ पर अपने सलाइवा से अपने आप को चिपकाया, लटकाया, लटकाने के बाद अपने ये फॉर्म एक तरीके से बनाई, और उसके बाद यहाँ पर ये पूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूपा बन जाता है। और पूपा बनने के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से जो पूपा है ये बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। कन्वर्ट होते होते फिर ये पूपा टूटता है और इसमें से बटरफ्लाई निकलती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बटरफ्लाई बन जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को यहाँ पर जानने को मिल गया। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी क्या हुआ, लगभग बताया गया एक डेटा के बारे में। अब पिछले 10 सालों के अंदर लगभग 1160 एलिफेंट्स, मतलब 1160 एलिफेंट्स मारे गए हैं पिछले 10 सालों में। इसमें से बहुत सारे एलिफेंट्स क्या हुआ, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मारे गए, मतलब कि बिजली के तार से टकरा गए, करंट लगने की वजह से मारे गए। और लगभग बहुत सारे एलिफेंट ट्रेन के हिट होने की वजह से मारे गए, जिसके बेसिस पर आज का थंबनेल है, मतलब ट्रेन से टकरा गए उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे एलिफेंट पोचिंग की वजह से मारे गए। ठीक है, उनकी पोचिंग की गई है या फिर पॉइजनिंग की वजह से मारे गए। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है कि जिसकी वजह से एलिफेंट्स काफ़ी हद तक मारे गए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। अब यहाँ पे बताया
कि देखो सबसे ज़्यादा कौन सा कारण रहा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोक्यूशन रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बिजली के करंट की वजह से, बिजली के तार में चिपक जाने की वजह से या बिजली के तार के करंट की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। तो 741 एलिफेंट्स की डेथ हुई है यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से। किसमें से? 1160 में से 741 एलिफेंट्स यहाँ पर इसी वजह से मरे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। फिर उसका डेटा बताता है कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने एलिफेंट्स की डेथ हुई है, वो भी यहाँ पर बताया गया। कर्नाटका ओडिशा के अंदर की बात करें तो 133 एलिफेंट्स यहाँ पर हर दोनों स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मरे, बिजली की वजह से मरे। उसके बाद असम के अंदर भी आप देख पाओगे बहुत सारी डेथ हुई है एलिफेंट्स की। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम ट्रेन हिट की बात करें तो ट्रेन हिट मतलब कि ट्रेन के टकराने से असम के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं, 62 डेथ हुई हैं असम के अंदर ट्रेन के टकराने से। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर भी बहुत सारी डेथ देखने को मिली है। ऐसा यहाँ पर बताया गया कि लगातार ये डेथ इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर इंडिया के पास जो टोटल एक तरीके से पॉपुलेशन है वाइल्ड एलिफेंट्स की, वो 29,964 देखने को मिलेगी। ठीक है, 2017 का डेटा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको एलिफेंट्स की देखने को मिलती हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब ये डेटा आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि जो एलिफेंट्स की हैं सबसे ज़्यादा डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से 741 डेथ हुई है, ट्रेन हिट की वजह से 186 डेथ हुई है, पोचिंग की वजह से 169 डेथ हुई है और पॉइजनिंग की वजह से 64 डेथ हुई है। तो पिछले 10 सालों में 2009-10 से लेकर 2020 तक लगभग 1000 से मतलब 1100 से भी ज़्यादा एलिफेंट्स मारे गए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब एक क्वेश्चन और होगा, क्या सरकार इनको बचाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाती है? तो बिल्कुल स्टेप्स उठाती है, उसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इस आर्टिकल को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ पूरी तरह से। आर्टिकल जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सरकार का सबसे पहला स्टेप है परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जिसको हम लोग MOEFCC बोलते हैं, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट करके यहाँ पर आप देख पाओगे बॉडी का नाम है। तो यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो कि इन दोनों बॉडी के बीच में जो यहाँ पर एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसको बनाया गया था ताकि हम लोग एलिफेंट की डेथ को बचा सकें। जो एलिफेंट्स की डेथ हो रही हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से, इनको बचा सकें। ठीक है, जो ये MOEFCC है, इसका पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या है, हम लोग एलिफेंट की डेथ को बचाने के लिए हमने एक पूरी तरह से कमेटी को बनाया और फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ डिसाइड किया, जैसे कि ट्रेन के आगे बहुत सारी वेजिटेशंस होती है, बहुत सारी लंबी चौड़ी घासें होती हैं, उनको साफ़ किया जाएगा। पूरे रेलवे ट्रैक पर उनको साफ़ किया जाएगा ताकि एक जो व्यू होता है बिल्कुल साफ़ रहे ट्रेन के ड्राइवर के लिए, और वह यहाँ पर एक तरीके से एलिफेंट को हिट करने से काफ़ी हद तक बच सके। उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शंस करे जाएंगे, बहुत सारे ओवरपास बनाए जाएंगे जहाँ से जो एलिफेंट्स है वो गुजर सके, उसके लिए अलग से रास्ता बनाया जाए। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ये काम करेंगे तो एलिफेंट की डेथ डेफिनेटली कम होंगी। तो यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से MOEFCC है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने रिलीज़ किया थे लगभग 212.49 करोड़ रुपीज़ को रिलीज़ किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सके, एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन दे सकें। और ये जो पैसा है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो इसी प्रोजेक्ट के अंडर में ये पैसा लॉन्च किया गया था, इस पैसा रिलीज़ किया गया था बेसिकली ताकि हम लोग एलिफेंट्स को बचा सकें। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये भी चर्चा में आया तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1992 में ताकि हम लोग क्या कर सकें, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दे सकें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को, ताकि हम लोग हाथियों की जान बचा सकें। प्लस यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्या था, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब केंद्र सरकार के अंडर में आने वाली स्कीम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हम लोग एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, एलिफेंट्स के कॉरिडोर्स को हम लोग बचा सकें, प्लस जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इसको हम लोग कम से कम कर सकें। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो एक तरीके से जानवर है जंगल से किसी प्रकार से बाहर निकला और आदमी से यहाँ पर उसका मतलब कि आप कह सकते हो भिड़त हो जाती है, जिसमें यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलता है जहाँ पर कभी कभी इंसान की डेथ हो जाती है या फिर कभी इंसान जो है उस जानवर को मार देता है। तो यहाँ पर इसको कम करने के लिए भी यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा है। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे किया गया, 16 राज्यों के अंदर। ठीक है, 16 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर किया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यहाँ सभी जगह पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। यहीं पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। प्लस उसके बाद एलिफेंट सेंसस के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, हर 5 साल में एक एलिफेंट सेंसस को कंडक्ट किया जाता है कि एलिफेंट्स की जो जनसंख्या है वो कितनी पहुंच चुकी है। तो लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2017 के अंदर हुआ था और इसके अकॉर्डिंग बताया गया इंडिया के अंदर जो एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है वो 27,312 के आसपास ये देखने को मिलेगी। ठीक है,
उसके बाद क्या है, उसका यहाँ पे बोला कि आप देख पाओगे जो सेंसस के अंदर बताया कि 2012 के अंदर भी एक सेंसस हुआ था, फिर 2017 के अंदर सेंसस हुआ। जो लास्ट वाला सेंसस है वो 2017 का है। लेकिन 2012 के सेंसस में काफ़ी हद तक पॉपुलेशन ज़्यादा थी इन एलिफेंट्स की, लेकिन 2017 के अंदर कम हो चुकी है। मतलब कि जो हाथी हैं उनकी जनसंख्या ऑलरेडी कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर इस प्रकार से इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे जैसा हमने करंट इशू पढ़ा है, तो यहाँ पर एलिफेंट्स की जनसंख्या और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे कि एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट हो सकता है। उसके बाद एलिफेंट्स रिजर्व्स की बात करें तो आज के टाइम पर भारत के अंदर 32 एलिफेंट रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा था, वो था शिंगबुम। शिंगबुम एलिफेंट रिजर्व है झारखंड का, जिसको सबसे पहली बार एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था। प्लस आज के टाइम पर दुनिया भर में कौन सा इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे हमने भारत की बात करी है, प्लस एक दुनिया भर में एक इनिशिएटिव आता है जिसका नाम है माइक, मतलब मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2003 के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पर अफ्रीका, एशिया, इन सभी में लागू होता है। एलिफेंट्स की किलिंग को रोका जाता है यहाँ पर, तो इसके बारे में आइडिया रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर, और क्या हमारे इंपॉर्टेंट। उसका एक छोटा सा आर्टिकल है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि जो विंटर है नदर्न इंडिया के अंदर वो थोड़े से गर्म है, ठीक है, देन नॉर्मल। मतलब कि जो विंटर होनी चाहिए उस प्रकार की नहीं है, थोड़ी ठंडियाँ थोड़ी सी गर्म सी देखने को मिलेंगी, ठंडियाँ ज़्यादा नहीं है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी पोल्यूशन काफ़ी कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी कर चुके हैं, तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, अब एक नया सिस्टम हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, आईएमडी ने मतलब एक नया फोरकास्टिंग का सिस्टम लॉन्च कर दिया है कि अब अंदाज़ा लगाया जाएगा और बताया जाएगा कि टेम्परेचर किस प्रकार से है, तो सारी चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक नया सिस्टम आ चुका है। तो आईएमडी ने बताया कि भाई जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यहाँ पर आप देख पाओगे जो गर्मी है वो थोड़ी सी वार्मर देखने को मिलेगी, वो थोड़ी सी गर्म देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के सारे साइंस हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साइन होते हैं, मतलब कि गर्मी इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपने पोल्यूशन भरपूर किया है, इस वजह से सर्दियों में भी यहाँ पर जल्दी सर्दियाँ नहीं आ पाती हैं, और जल्दी आप लोग देख पाओगे यहाँ पर गर्मी जल्दी ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर मैंने आपको बताया नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर बताया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा ये सिचुएशन देखने को मिली है। बाकी सारे पार्ट्स में चीज़ें नॉर्मल हैं, ये हम लोग देख पाएंगे। उसका आज के टाइम पर क्या हो रहा है, अंडमान सी पर भी एक तरीके से एक बवंडर सा देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो अंडमान सी की में हम लोग एक साइक्लोन देख पा रहे हैं, एक साइक्लोन प्रिकर्सर देखने को मिल रहा है जिसको लो प्रेशर एरिया बोला जाए। तो आईएमडी यहाँ पर इसको फोरकास्ट करता है कि यहाँ पर ये जो साइक्लोन है ये अपने आप में काफ़ी इंटेंसीफाई हो सकता है, काफ़ी बढ़ सकता है, और इसको यहाँ पर बोला गया है जावड़, ठीक है, साइक्लोन को बोला गया है जावड़। तो दिसंबर 3 तक हो सकता है ये साइक्लोन आंध्र प्रदेश और ओडिशा को हिट करे, तो ऐसा आईएमडी ने यहाँ पर भी ये भी चीज़ बताई है, तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो इस पेज पर यहाँ पर काफ़ी सारे एक तरीके से पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल हैं। यहाँ पर वही बारे में चर्चा हो रही है कि अभी एमपीज़ को सस्पेंड किया गया था, आप लोगों को मालूम होगा। अब यहाँ पर बोला गया कि एमपीज़ अगर माफ़ी मांग ले तो फिर इनका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये वापस से विंटर सेशंस में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोलते हैं हम लोग क्यों माफ़ी मांगे, हम लोग क्यों अपोलोजाइज़ करें, ये यहाँ पर इनका कहना है। लेकिन उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूपी। यहाँ पर आप कह सकते हो एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहाँ पर यूएपीए के केस के अंदर काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट ने बताया कि हमारे भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर यूएपीए का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। यूएपीए का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट को लाया गया था 1967 में। तो यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, यहाँ सभी जगह पर साल 2020 के अंदर यूएपीए के अंडर में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। पहले मैं आप लोगों को यूएपीए के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो यहाँ पर गलत काम को रोकने के लिए यहाँ पर यह एक्ट काम करता है। इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो कि गलत काम क्या हो सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि भारत की सोवरेनिटी या फिर भारत की इंटीग्रिटी के लिए काफ़ी हद तक खतरा हो, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर ये एक्ट काम करता है बेसिकली। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, भारत को प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। और इस एक्ट के अंदर अगर हम लोगों ने किसी को चार्ज किया है तो उसको मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, साथ ही साथ उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, मतलब कि उम्र कैद भी यहाँ पर उसको दी जा सकती है। देन उसके बाद ये जो यूएपीए है इसके अंदर खास बात यह है कि देखो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में इंडियन हो चाहे वो फॉरेन नेशनल हो, अगर उन्होंने यहाँ पर भारत की इंटीग्रिटी या भारत की टेरिटोरियल को खतरा पहुँचाया है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से उन दोनों ही व्यक्ति को चार्ज किया जा सकता है इस एक्ट के अंडर में। उसके बाद 2004 के अंदर इस एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, एक बदलाव हुआ था, और उस अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने क्या किया, यूएपीए के अंदर टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया। यानी कि यहाँ पर अब यूएपीए की पावर्स बढ़ गई और इसमें हम लोगों ने बोला कि अब यह आतंकवाद से भी टैकल करेगा,
करेगा। उसके बाद एक और अमेंडमेंट होता है 2019 के अंदर, आपको ध्यान रखना है 2 अमेंडमेंट हुए, एक 2004 के अंदर, फिर दूसरा 2019 के अंदर। अब जो 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, इन्होंने यहाँ पर फिर से यूएपीए की पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इन्होंने बोला कि अब यूएपीए को पावर मिल चुकी है, ये किसी भी व्यक्ति को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेशन दे सकता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति एक आतंकवादी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के केसेस, मतलब बहुत सारे लोगों को के ऊपर शक होता है कि ये ऐसा काम करने वाला भारत के लिए खतरा है, तो उनको इस केस के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अपने कंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस केस के अंदर, यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। तो बताया गया उत्तर प्रदेश सबसे टॉप निकला है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अरेस्ट हुए हैं यूएपीए के अंडर में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद मणिपुर आप वाला रीजन देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 361 लोगों को अरेस्ट किया है साल 2020 के अंदर सिर्फ। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 346 और मणिपुर के अंदर 225। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल हुआ, ये आप लोग देख पाओगे। और टोटल केस की बात करें तो टोटल केस 2020 के अंदर यूएपीए के अंदर लगभग 1300 से ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। इनफैक्ट 1321 जो एक्टिव केसेस यहाँ पे देखने को मिले यूएपीए के अंदर। यूएपीए के अंदर इन लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद ये पिक्चर आप लोग देख पाओगे, ये इंडिया का मैप है। ये जो ग्रे वाले एरियाज़ हैं, ये वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया यूएपीए का इस्तेमाल करके, ये ग्रे वाले एरियाज़। उसके बाद जो ये लाइट ऑरेंज वाले एरियाज़ हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर 0 से लेकर 100 केसेस निकल कर आए हैं। उसके बाद जो थोड़े से यहाँ पर डार्क रेड कलर का एरिया है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो 200 से 300 केसेस निकल कर आए। उसका जो बिल्कुल गाढ़ा कलर का एरिया है, जैसे यूपी और जम्मू कश्मीर, ये वाले, और ये इधर मणिपुर आप देखने को मिलेगा, ये वाले एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 300 से ज़्यादा ही केसेस निकल कर आए। ठीक है, तो मतलब इन लोगों को यहाँ पर यूएपीए के अंडर में चार्ज किया है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 10 पर आएंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की गई है। डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। तो भारत ने ज्वाइन कर लिया है G20 ट्रॉइका को। अब G20 ट्रॉइका क्या होता है हम इसको समझेंगे, और इसमें यहाँ पर इंडोनेशिया, इटली के साथ मिलकर भारत काम करने वाला है। पहले तो आपको समझना होगा कि सर ये ट्रॉइका क्या होता है। देखो, ट्रॉइका होता है एक तरीके से जिसमें क्या होता है, एक स्लेज बंदा होता है, आपने वो देखा होगा, एक तरीके से सेंटा क्लॉज जी का पूरा का जो होता है स्लेज, जो होता है स्लेज को घोड़े खींचते हैं, उसे ट्राइका बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्लेज होता है, एक स्लेज बना हुआ होता है, उसको यहाँ पर घोड़े 3 घोड़े बांधे जाते हैं आगे, और 3 घोड़े यहाँ पर उस स्लेज को खींचते हैं। ठीक है, उसको ट्राइका बोला जाता है। अब जो 3 घोड़े खींचते हैं, इस वजह से यहाँ पर बोला गया है इसको ट्रॉइका। तो यहाँ पर भी आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलेगी। 3 कंट्री का ग्रुप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉइका। अब यहाँ पर क्या है, देखो G20 का कोई भी सेपरेट हेडक्वार्टर तो है नहीं, या हम लोग को मालूम है। तो क्या है यहाँ पर, ये जो ट्रॉइका है बेसिकली ये बनता है। अब ये जो ट्रॉइका बनता है, ये 3 कंट्रीज बनती हैं। 3 कंट्रीज साथ में मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को करती हैं। 3 कंट्रीज मिलकर यहाँ पर पूरे G20 को देखती हैं अच्छी तरीके से, G20 के फंक्शंस को लेकर काम करती हैं। तो अभी भारत ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में, पहली बार, अभी तक G20 के 16 समिट हो चुके हैं, अभी तक पहली बार आप देख पाओगे भारत यहाँ पर इस ट्रॉइका को अटेंड, मतलब ज्वाइन कर चुका है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, ट्रॉइका का मतलब 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जिसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया देखने को मिलेगा। अब ये ट्रॉइका सेट कैसे करते हैं, तो G20 को समिट करने वाली कंट्री, ध्यान से सुनना, G20 को मतलब जो G20 का समिट होता है उसको होस्ट करने वाली कंट्री, साल 2021 के अंदर, जिस साल में हम लोग बैठे हैं, इस साल के अंदर जो G20 का भी समिट हुआ था अक्टूबर में, आप लोगों को मालूम होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे गए थे, इटली में गए थे। तो इटली में मतलब गए थे, इटली ने इस समिट को होस्ट किया था। तो G20 का समिट साल 2021 के अंदर किसने होस्ट किया, इटली ने होस्ट किया। इसके अगले साल वाला होस्ट कौन करेगा, इंडोनेशिया होस्ट करेगा 2022 का। इसके अगले साल वाला होस्ट कौन करेगा, 2023 का। तो यहाँ पर ये हमारा महान भारत, इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो अभी इटली, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा जो 2023 में होस्ट करेगा वो भारत होस्ट करेगा। तीनों आई हैं, तो आप ये ध्यान रखना है। तो क्या है, इन तीनों को मिलकर ये ट्रॉइका बनाया गया। तो ट्रॉइका कैसे बनता है, जिसने इस साल G20 समिट को होस्ट किया है, और फिर नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा, और उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा। तो उन 3 कंट्रीज से मिलकर ये ट्रॉइका बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ट्रॉइका बनाया गया। मैंने आपको बताया ना, साल 2023 के अंदर यहाँ पर भारत इसको होस्ट करने वाला है, और पहली बार होस्ट करेगा भारत अपने पूरे लाइफ टाइम में। अभी तक हमने इसको होस्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ट्रॉइका बन चुका है। अब ये ट्रॉइका मिलकर डिस्कशन करेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर देखने का मिलेगा हम लोगों को, कि चर्चा करने वाली तीनों कंट्रीज। आई होप आपको ट्रॉइका के बारे में क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। तो बहुत सारे आर्टिकल है जहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की गई है, इनको आप लोग छोड़ सकते हो, काफ़ी बार हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं।
डायरेक्ट आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूरोपियन यूनियन ने प्लान किया है कि लगभग 300 बिलियन यूरो तक का हम लोग फंड प्रोवाइड करवाएंगे ताकि चाइना का जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको हम लोग मात दे सकें, इसको हम लोग टक्कर दे सकें। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको 27 नेशंस देखने को मिलेंगे, 27 कंट्री हैं, और इस पूरे कमीशन ने अनाउंस किया वेडनेसडे में, कल के दिन, कि हम लोग कुछ पैसा लगाने वाले हैं। ये जो पैसा है ये पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में लगाया जाएगा दुनिया भर में। दुनिया भर में किसी कंट्री को ज़रूरत है पैसे की, फटाफट जाओ वहाँ पर, यहाँ पर आप लोग अप्रूवल कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली ये करने वाला है यूरोपियन यूनियन बेसिकली। तो आपको ध्यान रखना है कितना अमाउंट है, 340 बिलियन डॉलर्स तक का, अगर हम डॉलर्स के टर्म में देखें तो 340 बिलियन डॉलर्स तक का ये टर्म अमाउंट है। और ये जो अमाउंट है ये सब इन्वेस्टमेंट में लगाया जाएगा दुनिया भर की कंट्रीज़ में। इससे क्या होगा, जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला, उसको हम लोग मात दे सकेंगे, उसको टैकल कर सकेंगे। चाइना ने अपना जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला, इसको लॉन्च किया था 2013 के अंदर, आप लोग को मालूम होगा। और इसमें चाइना मेन मकसद क्या रखता है, यहाँ पर पूरे एशिया को, पूरे यूरोप को, पूरे अफ्रीका को कनेक्ट कर सके चाइना अपने व्यापार के माध्यम से, व्यापार के रूट से, और इन कंट्रीज से व्यापार कर सके और अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सके। तो जो पूरे बीजिंग है, बीजिंग ने अभी तक साल 2020 के अंदर अपने BRI प्रोजेक्ट में 139 बिलियन डॉलर्स तक का अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे बोला गया अभी और भी बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट होने वाला है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी निकल कर आ चुका है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर पूरी तरह से टक्कर देगा किसको, चाइना को। तो चाइना का प्रोजेक्ट ये है, BRI प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या है, चाइना का मेन मकसद क्या है, तो चाइना का यहाँ पर मेन मकसद ये है कि यहाँ पर मैं क्या कर सकूँ, दुनिया भर की कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सकूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे लैंड के माध्यम से हो, सी के माध्यम से हो, इन सबको यहाँ पर व्यापार के रूट से कनेक्ट किया जाएगा और इनसे व्यापार किया जाएगा। तो ये मेन चाइना का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन कमीशन है वो दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, चाइना को हम लोग टैकल कर पाएंगे। बाकी कोई भी इसमें आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इकलौता था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन, देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहला आर्टिकल ये बात करता है वही GST कलेक्शन के बारे में, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस से चर्चा नहीं करेंगे। एक आर्टिकल ये है, एक्सपोर्ट्स हमारा थोड़ा सा डूबता हुआ नजर आया और इंपोर्ट हमने खूब भरपूर किया। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ, इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया। इससे क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ चुका है। और पता है ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़कर 23.27 बिलियन डॉलर्स तक का ये देखने को मिला है। हमने इंपोर्ट खूब भरपूर किया, एक्सपोर्ट कर नहीं पाए, जिसकी वजह से आज के टाइम पर इंडिया के अंदर ये खतरा देखने को मिलेगा। व्यापार को लेकर हम लोग काफ़ी पीछे चल जा चुके हैं, ये बताया गया। यहाँ पर देखो अमाउंट के बारे में डिस्कशन है, तो अमाउंट को आप लोग नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि अमाउंट ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर नवंबर के महीने में पता चला कि हम लोगों का जो व्यापार का जो पूरा का पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है, उसमें हम घाटे में रहे। घाटे में रहने का मतलब यह है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है, एक कंट्री एक्सपोर्ट तो कम करती है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत कम करती है, हम लोग बाहर किसी को सामान कम बेच पाए। अगर हम बाहर सामान बेचते तो हमारे कंट्री के अंदर पैसा आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, इंपोर्ट बहुत किया। हम लोगों ने बाहर से सामान मंगाया अपने कंट्री के अंदर, बाहर से सामान मंगाया तो पैसा हमारी कंट्री से गया, तो हम लोग नुकसान में रहे थोड़ा सा। तो ट्रेड डेफिसिट ये देख सकते हैं, और ट्रेड डेफिसिट ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पाओगे वापस से ट्रेड डेफिसिट के बारे में चर्चा की गई। यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना के बारे में चर्चा की गई है। तो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 30 बिलियन डॉलर्स तक का देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि भारत ने चाइना को क्या किया है, चाइना को हमने एक्सपोर्ट तो बहुत कम किया है, लेकिन चाइना से सामान बहुत ज़्यादा लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये बताया गया, पता है हमने चाइना को कितना एक्सपोर्ट किया, चाइना को हम लोगों ने 12.26 बिलियन डॉलर्स तक का एक्सपोर्ट किया है, लेकिन चाइना से इंपोर्ट पता है कितना क्या है, 42.33 बिलियन डॉलर्स तक का क्या है। ये डेटा निकल कर आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइट से। तो ये आप लोग देख सकते हो, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हमारे ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमारे कंट्री के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और हम लोग वो फोकस क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को चला सकते हैं। ये स्कीम काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाली है, जिससे क्या होगा, हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर सकेंगे, हम लोग नई नई इंडस्ट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद एक छोटा सा अगला आर्टिकल है जहाँ पे चर्चा की गई, साइबर अटैक ने लगभग 26,000 इंडियन साइट्स को हिट किया है पिछले 10 महीने में। पिछले 10 महीने में मतलब 26,000 इंडियन साइट्स है जहाँ पर साइबर अटैक हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया। और यहाँ पर आप कह सकते हो ये अपने आप में काफ़ी कंसर्न वाली बात है।
उसके बाद यहाँ पर डेटा दिया गया है 2018, 19, 20, 21 चारों साल का। 2018 के अंदर लगभग यहाँ पर 17,000 के आसपास साइबर अटैक हुए थे, 2019 के अंदर 24,000 के आसपास, 2020 के अंदर 26,000 के आसपास, 2021 के अंदर 25,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास आप देख पाओगे इतने साइबर अटैक्स हुए हैं। तो हर साल साइबर अटैक्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये स्टेटमेंट रखा गया पार्लियामेंट के अंदर। तो साइबर अटैक को लेकर यहाँ पर हमारी सरकार को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और आज के टाइम पर सरकार क्या काम करती है साइबर अटैक को टैकल करने के लिए, तो आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखो, साइबर अटैक के लिए हमें एक साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी हद तक आवश्यकता होती है। साइबर अटैक क्या होता है, आपका जो भी डेटा है उसको हैक कर लिया जाता है, आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा साइबर अटैक कहलाता है। तो हमें साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी हद तक आवश्यकता है, और उसके लिए आज के टाइम पर ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहां पर साइबर अटैक की पूरी कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। चाइना, इजराइल, रशिया, यूके सभी के पास साइबर अटैक को टैकल करने के लिए सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन भारत को भी यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा। आज के टाइम पर कोरोना के वायरस के बाद में देखना है हम लोग, डिजिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ चुका है, इसकी वजह से हम लोग को साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी तक आवश्यकता है, और इसी प्रकार से हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इसी प्रकार से साइबर अटैक लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली बहुत सारे अटैक्स देखने को मिले हैं, और ये आपने एग्जाम्पल देख लिया है, पिछले 10 महीने के अंदर हम लोगों ने देखा 26,000 के आसपास साइबर अटैक हुए हैं। तो आज ही आप लोग को स्टेप उठाना है। भारत सरकार आज के टाइम पर कौन कौन से स्टेप्स उठाती है साइबर अटैक को टैकल करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, दूसरा है साइबर स्वच्छता केंद्र, तीसरा है ऑनलाइन साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, ये सारे इनिशिएटिव है जिससे हम लोग साइबर अटैक को टैकल करते हैं। उसके बाद है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, देन उसके बाद है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देन उसके बाद यहाँ पर है नेशनल साइबर पॉलिसी 2013। इन इनिशिएटिव्स के बारे में आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसके रिगार्डिंग मेंस में क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग यहाँ पर ये इनिशिएटिव्स लिख पाओगे प्रॉपरली। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ सबसे पहला एडिटोरियल बात करता है पोलैंड और बेलारूस के क्राइसिस के बारे में। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमने देखा कि अभी काफ़ी बड़े क्राइसिस देखने को मिले, रशिया ने बेलारूस को काफ़ी सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी हैं। और फिर उसके बाद एट द लास्ट ऑथर ने बोला है कि जो रेफ्यूजी वाला प्रॉब्लम है ना, ये दुनिया भर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा इशू है, इसको टैकल करने की काफ़ी हद तक आवश्यकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्प्यूट समझाया गया। इस सारे डिस्प्यूट को मैं बहुत सिंपल शब्दों में प्लस हम लोग यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। अभी क्या हुआ है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप दिखाता हूं ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ हमने, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर एक मैप मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, यार कहाँ गया मैप, हाँ ये मिल गया है। ये आप मैप देख पाओगे, ये कहाँ पर है, ये बेलारूस आप देख पाओगे, इधर यहाँ पर पोलैंड है, इधर आपको बेलारूस के पीछे रशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपको बॉर्डर दिख रहा होगा बेलारूस और पोलैंड के बीच में, ये रहा बॉर्डर, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बॉर्डर के इधर से पोलैंड क्या है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, इधर से पूरा यूरोपियन यूनियन स्टार्ट हो गया, जहाँ पर 27 नेशंस आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे। अब इस बॉर्डर पर आज के टाइम पर बहुत सारे रेफ्यूजीज खड़े पड़े हैं, शरणार्थी खड़े पड़े हैं, माइग्रेंट वर्कर्स खड़े हुए हैं, जो कि इस बॉर्डर पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, इस बॉर्डर को तोड़ रहे हैं। इनका कहना यह है, हमें यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री चाहिए, हम लोग को पोलैंड के अंदर एंट्री चाहिए, और हम यहीं से एंट्री कर सकते हैं क्योंकि बॉर्डर ही यहाँ पर है। तो बेलारूस यहाँ पर इन लोग को सपोर्ट करता है। बेलारूस कहता है जाओ भाई जाओ, और बॉर्डर पर तोड़फोड़ मचाओ, निकलो, और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जाना है तो जाओ, बिल्कुल जाओ, ठीक है। तो आज के टाइम पर बेलारूस इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। अब इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है काफ़ी नाराज़ है कि अगर चाहे तो बेलारूस इस चीज़ को रोक सकता है, लेकिन बेलारूस यहाँ पर इस चीज़ को नहीं रोक रहा है। और बेलारूस को सपोर्ट कौन कर रहा है, पीछे से रशिया बहुत सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट बेलारूस और रशिया दोनों भाई भाई कह सकते हो, एक तरफ लुकाशेंको का राज है जो कि बेलारूस के अंदर है, दूसरी तरफ यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का राज है। दोनों एक ही तरह से यहाँ पर कंट्री को चला रहे हैं, लंबे समय से रूल कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जो आने वाले टाइम पर लंबे समय तक और भी रूल करने वाले हैं, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती है कि आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कहीं बेलारूस यहाँ पर रशिया के साथ मिल ना जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो अपने आप में काफ़ी सगे हैं ये दोनों कंट्रीज़। तो ये दोनों कंट्रीज़ एक तरफ हैं, और इनका इंटेंशन ये भी है कि यूरोपियन यूनियन को हम लोग पूरी तरह से तोड़ दें, क्योंकि माइग्रेंट क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस देखने को मिलता है, अगर यहाँ पर कंट्री के अंदर रेफ्यूजीज बढ़ जाएँ उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के बीच में कंट्रीज़ में आपस में विवाद क्रिएट होगा, इसकी वजह से यहाँ पर कंट्रीज़ टूट सकती है। तो इन दोनों का इंटेंशन ये है कि हम लोग यूरोपियन यूनियन को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर
कर दें, तोड़ दें। तो इसी प्रकार से क्राइसिस देखने को मिले। लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा और बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बेलारूस के अंदर बहुत पहले लगातार प्रोटेस्ट चले हैं। इस बार आप कह सकते हो अगस्त 2020 के अंदर, पिछले साल की बात है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चले, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि बेलारूस के अंदर एक प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको जब से राज कर रहे हैं, जब से बेलारूस अलग हुआ है, बेलारूस आज़ाद हुआ है, तब से यहाँ पर लुकाशेंको इस कंट्री के ऊपर राज कर रहा है। और यहाँ पर बताया गया आने वाले टाइम पर भी इसी प्रकार से राज होने वाला है। तो आप कह सकते हो एक तरीके से पूरी डिक्टेटरशिप यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि बिल्कुल हमारा जो लीडर है वो बदलना चाहिए, लोग बिल्कुल पक चुके हैं, लीडर को चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर लीडर कोई चेंज हो नहीं रहा है, इस वजह से लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और पता है इसी प्रोटेस्ट में यहाँ पर लोगों को काफ़ी हद तक पिटाई करवाई गई इस प्रेसिडेंट के थ्रू। लोगों ने, इस प्रेसिडेंट ने क्या करा, बहुत सारे लोगों, 36,000 लोगों को अरेस्ट किया, हज़ारों लोगों को पुलिस से पिटवाया इस प्रोटेस्ट के दौरान। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या क्राइसिस आज के टाइम पर बेलारूस के अंदर देखने को मिला है। और इसी वजह से बेलारूस के अंदर काफ़ी क्राइसिस जैसे ही क्रिएट हुए, जैसे ये सारी चीज़ें बेलारूस में चल रही थी, तो यूरोपियन यूनियन उधर से खड़ा हुआ। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने बोला हम लोग सैंक्शन लगाएंगे बेलारूस के ऊपर, क्योंकि बेलारूस इस प्रकार से काम कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन और यूएस ने मिलकर बेलारूस के ऊपर सैंक्शन लगाए। सैंक्शन लगाने के बाद क्या हुआ, बेलारूस और चिढ़ गया। तो पहला रीज़न तो यह है कि बेलारूस आज के टाइम पर और ज़्यादा यहाँ पर बड़ा पड़ा है कि पोलैंड को, एक तरीके से पोलैंड के अंदर ये सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं घुस जाएं, यूरोपियन यूनियन टूटे। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, यूएस ने यहाँ पर बेलारूस के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। उसके पीछे का रीज़न मैंने आप लोगों को बताया क्या देखने को मिला। दूसरा आप देख पाओगे, अभी मई 2021 की बात है, इसी साल 2021 की बात है। एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जो बेलारूस के, मैंने जैसे बताया प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, इनके अगेंस्ट में, इनके ओपोजिशन में भी एक लड़का देखने को मिलेगा। एक लड़का ही कह सकता हूँ, यंग लड़का है, जिनका नाम है रोमन प्रोटाशेविच। ठीक है, तो जो रोमन प्रोटाशेविच है यहाँ पर आप कह सकते हो इनके ओपोजिशन में है। और रोमन प्रोटाशेविच को लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। तो क्या हुआ, रोमन प्रोटाशेविच यहाँ पर फ्लाइट से कहीं जा रहे होंगे, तो क्या हुआ, वो फ्लाइट रोकने के बाद यहाँ पर रोमन प्रोटाशेविच को अरेस्ट करवाया, फ्लाइट को हाईजैक किया बेलारूस के अंदर। और ये सारा काम लुकाशेंको ने करवाया था। क्यों? क्योंकि लुकाशेंको को डर है कि कहीं ना कहीं लोग जो है रोमन प्रोटाशेविच को पूरी तरह सपोर्ट ना करें और रोमन प्रोटाशेविच को लीडर ना बना दें। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रोमन प्रोटाशेविच एक यूट्यूबर है, एक्टिविस्ट है, तो इसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया रखना है। अब क्या हुआ, ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। अब क्या हुआ कि फ्लाइट को हाईजैक किया, फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद यहाँ पर रोमन प्रोटाशेविच को अरेस्ट किया। इसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने बोला हमें फिर से सैंक्शन लगाने पड़ेंगे, हमें सैंक्शंस को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा बेलारूस के ऊपर। अब बेलारूस इस चीज़ से चढ़ गया। बेलारूस कह रहा है कि यार ये बार बार हमारे ऊपर सैंक्शन की बात कर रहे हैं। बेलारूस ने भी अपनी तरफ से धमकी दे दी। उन्होंने बोला लगा के दिखाओ सैंक्शन, अगर लगाओगे सैंक्शन तो जो रशिया से पाइपलाइन जा रहा है ना यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो हम लोग कट डाउन कर देंगे। कट डाउन करने का मतलब यह है, आप देख पाओगे रशिया ना गैस सप्लाई करता है पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर, भरपूर मात्रा में गैस की सप्लाई करता है। तो जो यहाँ से रशिया से एक पाइप निकलता है, आप कह सकते हो बेलारूस से भी निकलता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे बाल्टिक सी से भी निकलते हैं पाइप। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेलारूस के बारे में। ठीक है, तो बेलारूस से भी पाइप निकलता है जो कि क्या करता है, यहाँ पर गैस को प्रोवाइड करवाता है यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन आज के टाइम पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है गैस को लेकर। रशिया सबसे ज़्यादा गैस देता है यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई करो, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाओगे तो यहाँ पर ये जो पाइप है ना, इसको यहाँ पर यह सप्लाई यहीं पे रोक देंगे, आगे गैस की सप्लाई नहीं होगी फिर। तो ये आप कह सकते हो इधर से देखने को मिला। तो इस प्रकार से जो विवाद है ना बेलारूस और यूरोपियन यूनियन के बीच में, दोनों बढ़ते रहे। लेकिन अब आज के टाइम पर करंट क्राइसिस क्या है, तो करंट क्राइसिस मैंने आप लोग को बताया कि देखो बहुत सारी वॉर पहले हुई हुई हैं। बहुत सारी वॉर कैसी हुई हुई हैं, तो आप देख पाओगे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वॉर, जैसे अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, सीरिया हुआ। इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत बुरी हालत है, अपने अंदर ही बहुत बुरी हालत है। लोग जो है इन कंट्रीज़ को छोड़ छोड़ कर निकलना चाहते हैं। आप निकल के आप कह सकते हो लोग यहाँ पर, यही सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वही देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पर। ठीक है, जो लोग आज के टाइम पर बॉर्डर पर हैं वो यही सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर बॉर्डर पर मांग कर रहे हैं कि हम लोग को यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री चाहिए। अब आप कहोगे कि ये सारे लोग, ये जो नीचे की साइड के हिस्से के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पर ये बॉर्डर पर कैसे पहुँचे, तो रशिया ने मदद किया है। इन सारे माइग्रेंट वर्कर्स को उठा के यहाँ पर रशिया लेकर आया, इधर से बेलारूस में एंट्री दी, और उसके बाद बेलारूस के अंदर यहाँ पर वो सारे वर्कर्स यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पर वो मांग कर रहे हैं हम लोग को यूरोपियन यूनियन के अंदर जाना है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो करंट क्राइसिस क्या है यह भी आप लोग को समझ में आया। अब पोलैंड क्या है, पोलैंड एक मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे मैं आप लोग को बता चुका हूँ। इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर रशिया ने किसको सपोर्ट किया, तो रशिया ने बेलारूस को सपोर्ट किया। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेलारूस का काफ़ी सगा भाई है, इस वजह से यहाँ पर रशिया ने बेलारूस को सपोर्ट किया। पता है क्या बोला इन्होंने, बोला, रशिया ने बोला कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर जो निकल कर आ रहे हैं ना, जितने भी माइग्रेंट वर्कर यूरोपियन यूनियन के अंदर मांग कर रहे हैं जाने की,
वो सब गलती बेलारूस की नहीं है, वो सारी गलती वेस्टर्न कंट्रीज़ की है, वो सारी गलती यूएस की है, वो सारी गलती खुद तुम लोग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की हैं, खुद वेस्टर्न कंट्रीज़ की हैं। ऐसा क्यों बोला? इन्होंने बोला आज के टाइम पर इराक के अंदर वॉर देखने को मिलेगी, अफगानिस्तान में वॉर देखने को मिलेगी, बहुत सारे अरब नेशंस हैं, मिडिल ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर बहुत सारा वॉर हो रही हैं। ठीक है, अपने आप में कंट्री में बहुत बुरी हालत है और लोग निकल कर आ रहे हैं, और वो हालत किसकी वजह से हुई है? इन वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हमेशा घुसकर यहाँ पर सोचती थी यहाँ पर चीज़ों को संभालेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्राइसिस क्रिएट होते हैं, सिचुएशन और ख़राब कर जाती हैं, इनकी वजह से वॉर हुए हैं और इसी वजह से ये सारे लोग निकल कर आए हैं। और इसका जिम्मेदार बेलारूस नहीं है, रशिया नहीं है, कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार तुम खुद ही लोग हो। इस वजह से यहाँ पर लोग जब जा रहे हैं तो बेलारूस को कुछ अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि व्लादिमीर पुतिन किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखा पोलैंड और बेलारूस के बीच में क्या विवाद चल रहा है। अब उसके बाद क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन क्या बोलता है? तो यूरोपियन यूनियन का क्या स्टैंड है? यूरोपियन यूनियन यहाँ पर आप कह सकते हो बोलता है, पूरी तरह से खड़ा है पोलैंड के साथ, पोलैंड के साथ सॉलिडेरिटी के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। और इसने बोला कि भाई बेलारूस इन काम को रोक सकता है, लेकिन बेलारूस इसको रोक क्यों नहीं रहा है? ठीक है, जब आप इसको रोक सकते हो तो आप इसको रोको। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन बोलता है इसको एक हाइब्रिड अटैक है, रशिया और बेलारूस दोनों के मिलकर चाल है कि वो यूरोपियन यूनियन को तोड़ना चाहते हैं। ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया है। दुनिया भर का क्या रिएक्शन है? तो दुनिया भर का भी रिएक्शन कुछ इसी प्रकार से जैसा यूरोपियन यूनियन का देखने को मिला। दुनिया भर की कंट्रीज यहाँ पर यही बोलती हैं कि भाई यहाँ पर जो बेलारूस है इसकी निंदा करती हैं और बेलारूस को ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। उसके बाद बोला गया एट द लास्ट जो यूएन रेफ्यूजी एजेंसी है ये, और उसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इन्होंने बोला कि हम लोग को भाई एक रिजोल्यूशन की ज़रूरत है, एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है फटाफट इन क्राइसिस को निपटाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। मैंने आपको पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट समझा दिया है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट पर क्या स्टैंड ऑफ है और क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्राइसिस कौन सा है? ये रेफ्यूजी क्राइसिस है। भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसी प्रकार से रेफ्यूजी रह रहे हैं, तो रेफ्यूजी अपने आप में सबसे बड़ा इशू है, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। इस इशू को हम लोग को टैकल करने की काफ़ी हद तक आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है एरर्स ऑफ जजमेंट के बारे में। यहाँ पर बोला कि अभी रिसेंटली हमने कुछ इस प्रकार से केसेस देखे हैं, हाई कोर्ट के कुछ इस प्रकार से डिसीजन आए हैं जो कि काफ़ी हद तक बेकार से डिसीजन है, जिसको आप लोग यहाँ पर आप कहोगे कि मतलब क्या ही सोच के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। मतलब पोक्सो के एक्ट के अंदर में कुछ जजमेंट्स आए और वो जजमेंट एरर जजमेंट है, वो जजमेंट बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या है, डायरेक्टली मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा और मैं आर्टिकल्स के थ्रू बताऊंगा। आपको मालूम होगा हमने रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स कवर करे थे, मैंने आपको उन आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आर्टिकल हमने कवर करे थे? सबसे पहला आर्टिकल हमने क्या कवर किया था यहाँ पर, यह वाला। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगे हुए थे, उन चार्जेस को कम किया। एक व्यक्ति था जिसने यहाँ पर ओरली यहाँ पर एक तरीके से सेक्स किया एक छोटे से लड़के के साथ। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर छोटे से लड़के के साथ क्या है, इसी वजह से यहाँ पर पोक्सो एक्ट लागू हो जाता है। पोक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग पोक्सो एक्ट को लेकर आए थे। 2012 के अंदर इस एक्ट को लेकर आए। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसने यहाँ पर इस सारे काम किए। अब यहाँ पर क्या हुआ, उस व्यक्ति को एक तरीके से सज़ा सुनाई गई। पहले तो 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि इतना ही यहाँ पर बताया गया पोक्सो एक्ट के अंदर इतनी सज़ा है कि भाई अगर कोई इस प्रकार से सेक्सुअल एजॉल्ट करता है किसी बच्चे को, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर उससे उसको एक तरीके से सज़ा सुनाई जाएगी, मिनिमम यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी। लेकिन क्या हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर इस सज़ा को कम कर दिया। उन्होंने बोला 7 साल की सज़ा दी जाएगी, 10 साल की नहीं दी जाएगी। क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला यहाँ पर ये एग्रेवेटेड असॉल्ट नहीं था, ये आक्रमण वाला असॉल्ट नहीं था। जैसा असॉल्ट कहते हैं जिससे नुकसान हुआ हो, उस प्रकार का कोई भी यहाँ पर असॉल्ट नहीं था। तो मतलब ये किस बात की बात है यार कि असॉल्ट, मतलब एजॉल्ट भी यहाँ पर 2 प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। अब जो एजॉल्ट है वो है यहाँ पर अगर बच्चे के साथ ही काम किया गया है, एक छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पर उसको सेक्सुअली एजॉल्ट किया गया है, ओरल सेक्स किया गया है उसके साथ, तो यहाँ पर बिल्कुल वो सेक्स एक तरीके से एजॉल्ट है। तो ये बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको बोलता है कि भाई यहाँ पर ये एक तरीके से ज़्यादा आप कह सकते हो ना, ज़्यादा कंडीशन बुरी नहीं हुई थी, यहाँ पर ज़्यादा एग्रेवेटेड एजॉल्ट नहीं था ये यहाँ पर हाई कोर्ट बोलता है। तो ये यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि भाई ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ना, ये बिल्कुल गलत है। जो मैंने आप लोगों को समझाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिसेंटली डिसीजन आया है ओरल सेक्स को लेकर, तो ये बिल्कुल गलत है भाई, ये जजमेंट बिल्कुल एरर है, जजमेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर पूरी तरह से उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। इसी प्रकार से बढ़ावा मिलेगा धीरे धीरे। उसी प्रकार से एक दूसरा आर्टिकल भी कवर हुआ था जहाँ पर चर्चा की गई थी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को माफ़ किया, एक व्यक्ति को यहाँ पर एक तरीके से माफ़ किया, उसको एक्विट किया। वो व्यक्ति भी पोक्सो के अंदर यहाँ पर क्या था, पोक्सो के अंदर वो व्यक्ति भी आप कह सकते हो कि उसको चार्ज किया गया था पोक्सो एक्ट के अंदर में।
अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इस बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को एक तरीके से क्वाश किया। बॉम्बे हाई कोर्ट से बोला कि भाई ये कौन सा डिसीजन है, क्योंकि बोला तो केस क्या था, मैं आपको बताता हूँ। केस यहाँ पर ये था, एक व्यक्ति था जिसने यहाँ पर, एक लड़का था जिसने यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के क्लोथ्स के ऊपर से उसको ग्रोप किया। ग्रोप मतलब उसको उसके कपड़ों के ऊपर से उसको टटोला, ठीक है। अब ये जो मुद्दा है पूरा का पूरा, ये पोक्सो के एक्ट के अंदर में चार्ज हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये मुद्दा पहुंचा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला, उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, एक्विट कर दिया, मतलब छूट दे दी, निर्दोष है यार, ठीक है। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास जैसी पता चली ये बातें, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर रद्द कर दिया कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चाहे आप लोग स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, चाहे वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो, उसका सेक्सुअल इंटेंट था यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई सेक्सुअल इंटेंट है और इसी प्रकार से यहाँ पर उसी व्यक्ति के ऊपर एक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट का भी डिसीजन बिल्कुल गलत निकला। तो आप देख पाओगे जो जजमेंट्स मिल रहे हैं आज के टाइम के, वो बहुत एरर से मिल रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट मैंने आपको बताया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने आपको जजमेंट बताया, तो यही जजमेंट यहाँ पर बताए गए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि आज के टाइम पर इनके अंदर काफ़ी हद तक क्या है, काफ़ी हद तक कमी है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो सज़ा है वो कम करवाई गई, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की सज़ा जो है कम कर दी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को ऑलरेडी बहुत सिंपल शब्दों में बता चुका हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हम लोग काफ़ी सिंपल शब्दों में समझ चुके हैं। उसके बाद पोक्सो एक्ट के बारे में चर्चा की गई है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ पोक्सो एक्ट क्या है। बच्चों को इन सेक्शुअल ऑफेंस से बचाने के लिए काम करता है। बच्चों के अगेंस्ट यहाँ पर बच्चों के प्रति सेक्शुअल हैरेसमेंट ना हो, पोर्नोग्राफी ना हो, सेक्शुअल असॉल्ट ना हो, इन सब से बचाने के लिए यहाँ पर एक काम करता है, ठीक है। और पोक्सो एक्ट को 2012 के अंदर लाया गया था। और बच्चे कौन है, जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए यहाँ पर एक्ट है। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। देन उसके बाद और क्या है, इस एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो क्लियरली बताता है भाई यहाँ पर जिस व्यक्ति ने एक तरीके से कमिट किया है ये काम, जिसने यहाँ पर किया है और यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो बिल्कुल सज़ा वगैरह मिलनी चाहिए। जो भी सेक्शंस हैं इस पोक्सो एक्ट के वो ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि जो डिसीजन आ रहा है हाई कोर्ट का, वो बिल्कुल गलत डिसीजन आ रहे हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि सही नहीं है। इनके अंदर काफ़ी बड़े बड़े एरर्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको डिसीजन दिखाया, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, एक जजमेंट किस प्रकार से निकल कर आया। देखो यहाँ पर एक जजमेंट के बारे में चर्चा की गई है। एक जजमेंट ये निकल कर आया जिसमें बोला गया, पुटिंग पेनिस इनटू माउथ डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एग्रेवेटेड सेक्सुअल एजॉल्ट। तो ये कहाँ की बात हुई, मतलब इस प्रकार की चीज़ें सेक्सुअल एजॉल्ट नहीं बोली गई हैं। तो अपने आप में आप कह सकते हो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। ये जजमेंट के अंदर काफ़ी बड़ा हम लोग को सुधार चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर ऑथर लिखते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन सी बातें आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना होगा, जो हमारा पोक्सो एक्ट है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। पोक्सो एक्ट के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के चाइल्ड राइट्स, जो बच्चों के राइट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बॉडी बनाई जाती है एनसीपीसीआर। तो एनसीपीसीआर हो गया, या फिर जाए स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स हुआ, इन सबको मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों को और मजबूत करना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पोक्सो एक्ट से भाग ना सके, इससे बच ना सके, ठीक है। अगर जिसने भी काम किया है चाहे वो कैसा भी एजॉल्ट हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर ऑथर लिखते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है अ कैपिटल फंक्शनिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। देखो इस आर्टिकल को बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाता हूं क्या यहां पर बोला गया। आंध्र प्रदेश का जो डिस्प्यूट है काफ़ी लंबे समय से, आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को इसका ओवरव्यू देता हूं कि क्या क्या बोला गया। आंध्र प्रदेश के अंदर एक लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल देखने को मिलती हैं, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। इन 3 कैपिटल बनाने के लिए एक बिल लेकर आया गया था, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन ये बिल पहले लेकर आया गया था 2020 के अंदर। अभी उस बिल को रद्द कर दिया गया है, मतलब रद्द नहीं, उस बिल को वापस से ले लिया गया है। अब वापस लेने के पीछे का रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको लेकर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ एक और मैप शेयर किया है, ये आप देख पाओगे आंध्र प्रदेश का मैप है। यहाँ पर आप देख पाओगे आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, एक है कुर्नूल, एक है अमरावती और एक है विशाखापत्तनम, ठीक है। अब इसी को लेकर डिस्प्यूट आ गई, भाई 3 कैपिटल नहीं होनी चाहिए, एक ही कैपिटल होनी चाहिए। इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट हम देखते हैं। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर आज के टाइम पर कौन सी सरकार है, जो हमारे वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, ये एक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के अंदर, इनकी सरकार है, ठीक है। इससे पहले टीडीपी की सरकार हुआ करती थी, तेलुगु देशम पार्टी की सरकार हुआ करती थी, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जो टीडीपी की सरकार थी वो यहाँ पर ये बोलती थी कि भाई जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल अमरावती ही होनी चाहिए बस,
लेकिन क्या हुआ, बाद में सरकार बदल जाती है इनकी और जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं यह आ जाते हैं। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है नहीं, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल होंगी, अमरावती नहीं होगा, अमरावती के साथ साथ 2 कैपिटल्स और हुआ करेंगी। तो इसका यहाँ पर चर्चा किया गया और इसी वजह से साल 2020 के अंदर एक बिल को पास किया गया। उस बिल का नाम था, यहाँ पर आप देख पाओगे, आंध्र प्रदेश एपी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट 2020। इस बिल को पास किया गया। नाउ अब क्या हुआ, इस बिल को वापस ले लिया गया है। क्यों? इन्होंने बोला है कि अभी इसके अंदर और काफ़ी सारे सुधार की ज़रूरत है, इस वजह से हम इस बिल को वापस ले रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के अंदर 3 कैपिटल बनाने के बारे में चर्चा की गई। 3 कैपिटल कौन कौन से? अमरावती, इसको लेजिस्लेटिव कैपिटल बोला गया है। दूसरी है विशाखापत्तनम, इसको एग्जीक्यूटिव कैपिटल बोला गया है। तीसरी है कुर्नूल, इसको जुडिशल कैपिटल बोला गया है। और बोला गया इन तीनों कैपिटल की आवश्यकता ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सरकार का कहना है, मतलब जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, इनका कहना यह है कि जो सरकार, इनका कहना यह है कि देखो, हम लोग एक कैपिटल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर तरफ डेवलपमेंट करना होगा, हर रीजन का डेवलपमेंट चाहिए। इस वजह से स्टेट की 3 कैपिटल होनी चाहिए, ये इनका कहना है। दूसरी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जब ये डिसीजन चल रहा था कि भाई कितनी कैपिटल होना चाहिए, तो इस डिसीजन के ऊपर बहुत सारी कमेटी को रखा गया। सारी कमेटी का एक कॉमन सा डिसीजन रहा है डिसेंट्रलाइजेशन की, भाई कमिटीज़ कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कमिटीज़ का एक साथ डिसीजन रहा, तो सभी कमिटीज़ के डिसीजन के साथ में गए हम लोग और आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल के ऊपर यहाँ पर जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, इन्होंने यहाँ पर एक काम किया कि 3 कैपिटल हुआ करेंगी। देखो, इसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी हद तक डिफिकल्ट भी था। क्यों? क्योंकि कैपिटल अपने आप में काफ़ी हद तक दूर दूर पर देखने को मिलेंगे, इनका डिस्टेंस काफ़ी हद तक दूर दूर पर है। ठीक है, विशाखापत्तनम 700 किलोमीटर दूर है कुर्नूल से। ठीक है, फिर उसका यहाँ पर अमरावती 400 किलोमीटर दूर देखने को मिला, सब अपने आप में बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, तो काफ़ी हद तक डिस्टेंसिंग वगैरह देखने को मिलेगी, ऐसा बताया गया। प्लस क्या, भारत के अंदर और ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनकी कैपिटल 2-2 3-3 है। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की 2 कैपिटल्स आप देख पाओगे, मुंबई, और उसके बाद यहाँ पर नागपुर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल्स है, शिमला है, धर्मशाला है। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर आप देख पाओगे, इसकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर देखने को मिलेगा। जम्मू खुद यहाँ पर विंटर मतलब एज अ विंटर कैपिटल देखने को मिलती है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो इस प्रकार से कैपिटल 3-3 करने के बारे में चर्चा की गई है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, इसी पूरे मैंने जैसा बताया साल 2020 के अंदर ये 3 कैपिटल बनाने के लिए एक बिल पास किया गया था। नाउ अब उस बिल को वापस से लिया गया, और जो वापस से लिया गया है उस बिल का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजनल बिल 2021। अब यहाँ पर इस बिल को रिपील किया गया। देखो, रिपील के बारे में चर्चा की गई, तो वापस लिया गया है। अब यहाँ पर ये वापस इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार ये बोलती है कि यहाँ पर ये इस बिल को वापस से लेकर आएंगे, लेकिन एक कंप्रेहेंसिव वे में लेकर आएंगे। इस बिल के अंदर और ही बहुत सारी डिटेलिंग आने वाली है। तो यहाँ पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये बात बोलते हैं कि इसको और ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बाद में जो भी मैंने आप लोग को बताया है उसके बारे में चर्चा की गई है कि कैपिटल किस प्रकार से 3-3 देखने को मिलेगी। जो कमिटीज़ है, मैंने आप लोगों को अभी इसके बारे में बताया, कमिटीज़ की जो भी रिकमेंडेशन था, इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर आंध्र प्रदेश ने 3 कैपिटल रखी थी। इसको लेकर क्या चर्चा हुई है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। तो आर्टिकल के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, एक ऊपर से ओवरव्यू दिया है कि आर्टिकल के अंदर क्या मतलब एग्जैक्टली क्या मुद्दा है। उसके बाद यहाँ पर ही बताया गया कि आज के टाइम पर कैसे कैसे एग्जाम्पल है। तो देख पाओगे भारत के अंदर ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर 3-3 कैपिटल है। जम्मू एंड श्रीनगर आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पर 1-2 कैपिटल देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश यहाँ पर काम करता है प्रयागराज इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद और लखनऊ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो हर एक जगह, हर एक स्टेट के अंदर आप देख पाओगे 2-2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की खुद की 3 कैपिटल हैं। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल कौन कौन सी? एक है प्रिटोरिया, दूसरी है यहाँ पर ब्लोमफेंटेन, उसके बाद तीसरी है केप टाउन। तो आप देख पाओगे अलग अलग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैपिटल्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस कोई नया नहीं है, यह बहुत पुराना प्रोसेस है जहाँ पर एक कंट्री के मतलब आप कह सकते हो एक जो जगह है उसकी 2-2 3-3 कैपिटल्स हैं। इसी वजह से आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलाई थी। तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पर मेन मकसद यह है कि हमने इस बिल को वापस से इसलिए लिया है क्योंकि इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है मतलब रीज़न नहीं है, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम लोग इस बिल को और कॉम्प्रहेंसिव वे में लाने वाले हैं और डिटेलिंग में समझाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से आंध्र प्रदेश की कैपिटल होने वाली है। तो ये इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स थे और इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अब इसके पीछे 2 एडिटोरियल और हैं,
हाँ, ये वाले आप देख पाओगे। ये वाले एडिटोरियल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एमपीज़ को सस्पेंड किया गया है, इसी के बारे में चर्चा की गई है, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कल हमने जीडीपी के बारे में डिस्कशन किया था। जो जीडीपी है हमारी वो ग्रो होती हुई नजर आई है 8.4% से, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। बाकी मैंने आप लोगों के साथ और भी सारे जो आर्टिकल है वो शेयर कर ही दिए हैं। यूरोपियन यूनियन और पोलैंड के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। ना इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।